डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत की जानिब से मईशत को बेहतर करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। ये जो पॉलिसियाँ हैं मुस्तकबिल में बेहतर मईशत की ज़ामिन होंगी? ये हुकूमत नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक इंतज़ाम है। इसमें अक़लियती हुकूमत है और अक्सरियत जो है वो इस हुकूमत से बाहर है। ये एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट का जो पूरा का पूरा मलबा है वो नवाज शरीफ साहब पे डाल दिया गया है। अब क्यों डाला गया है, मैं रोज़ ये सवाल उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। क्यों नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, क्यों वो बात नहीं कर रहे? इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही चाहते थे। देखिए, नवाज शरीफ साहब को थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है इरफान सिद्दीकी साहब उनके बहुत करीब रहे हैं, वो थोड़ा सा बहुत हम भी जानते हैं नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब पूरी कंपेन नवाज शरीफ साहब पे चली है और नवाज शरीफ साहब को कहा जाए कि जी वो नवाज शरीफ साहब तो चाहते ही नहीं थे कि मैं आके जो है वो, देखें मैं इस बात को नहीं मानता, हो सकता है बात दुरुस्त हो, लेकिन कोई ये फहम, अकल और फहम भी इसको उसका साथ नहीं देती कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको कहा जाए कि जी आप जो हैं वो शुरू से ही चाहते थे कि मैं जो है वो वतन वापस चला जाऊँ और फिर पंजाब हुकूमत की काबीना के इजलासों में बैठूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नवाज शरीफ साहब की खामोशी टूटेगी, उन्हें तोड़नी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि क्या मामला है। वो नहीं खामोशी तोड़ेंगे तो दूसरे तोड़ेंगे। उनके साथी, उनके अहबाब तो बात कर रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब बोल रहे हैं, जो है वो बाकी लोग बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये किन असूलों के तहत, ये कैसे तय पाया है, ये कहाँ हुआ है ये तय कि जी ये शख्स यहाँ बैठेगा, ये शख्स को ये ओहदा मिलेगा। आज आपने फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी जो इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, कैसे तय हुआ है? आवाम को बताया जाए ना। तो बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब बताएं उनकी हुकूमत वो कैसे, किस तरह से बनी, कैसे हुआ। देखिए, नवाज शरीफ साहब सदर बन सकते थे और बिलावल को वो दे सकते थे वजारत उज़्मा। शहबाज शरीफ साहब उधर बैठे हैं, जरदारी साहब उधर बैठे हैं। कैसे हुआ, ये कैसे तय हो, कहाँ तय हुआ? तो मसला ये है कि ये सिस्टम जा रहा है। मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ पूरा सिस्टम जाएगा। और बदकिस्मती ये है कि ये तल्ख नोट पे जाएगा, तल्खियों के साथ जाएगा, इल्ज़ामात, जवाब इल्ज़ामात। इसमें कोई कल अल्लाह करे खैरियत से इंतखाबात हों जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही ना बात की। मतलब हमेशा हमें पता होता था कि भाई ये इस तरह से चले, अगर जी ये पता होता था कि मुख्तदर हल्के किसी जमात के पीछे हैं तो वो हमें क्लैरिटी होती थी कि अच्छा चलें ये जमात जो है ये हो रही है। भाई ये तो कुछ सर पैर ही नहीं समझ में आ रहा ना कि कौन क्या है, कैसे हो रहा है, क्या बना, क्या हुआ, इसका तो कुछ तुक ही नहीं है। तो ये है कि अब ये जो है ये मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ही इसको, इस सारे के सारे जो जवाबात हैं वही देंगे, क्योंकि हुकूमत बहरहाल उनकी है। तो ये जो है बाकी है कि नहीं चल पा रहा ये अरेंजमेंट। देखे ना, वज़ीर ख़जाना से IMF के साथ वहाँ बात हुई है, क्या मतलब कि वो एक ना इंटरेस्ट में से किसी को बजट में IMF में क्या बात की है उन्होंने, वो क्या नाम पाकिस्तान का किन ममालिक के साथ डाल दी है ना, इंटरेस्ट है, पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इश्यूज हैं नहीं, इनका क्या ताल्लुक है बैठ बैठे हैं, आपकी एलिट क्लास के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है ना, वहाँ अपने उधर कभी गंदम वाले खड़े हो जाते हैं बेचारे, कभी तनूरों पे छापे पड़ रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ, वो सारा गैंग्स तो बैठे हुए हैं ऊपर, और कैसे बैठ गए आके, कोई बताए ना। ये नहीं चलेगा सिस्टम। अभी देखे ना, जज साहिबान आपस में, वकला आपस में, और मतलब है कि अजीब सा मामला है इसमें, ये अवाम के साथ तो बड़ा अजीब सा, ये कुछ तहरीकें चलेंगी अभी और इसमें बेचैनी बढ़ेगी और सवालात जन्म लेंगे, कशीदगी, बजट, सारा का सारा मलबा जो है वो अवाम पे डलेगा। ये देंगे, ये अपने पास से देंगे पैसे, ये जो एलिट क्लास सारे बैठ गए आके मुनज़्ज़म होके, अच्छा ये है जी, अच्छा फलां है जी। तो बात ये है कि ये तो नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा। जज साहिबान आपस में उनके तनाज़ात खड़े होंगे, ये नहीं चल रहा सेटअप, सिस्टम जाएगा।
अरेंजमेंट है ना, हुकूमत तो है नहीं, सिस्टम जाएगा। और लेकिन जमहूरियत नहीं जाएगी, राज करेगी खाल्के खुदा। इसके बाद जो है ये जब जाएगा, लेकिन ये कि ये मतलब अच्छा नहीं हुआ, जो भी कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा मुल्क के साथ। लेकिन ये कि बहरहाल जब सिस्टम जाता है और जाता हुआ नज़र भी आता है, तो फिर वो ये तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ अर्से। ये खामोशी तोड़ेंगे नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है उन्हें तोड़नी चाहिए खामोशी, और उनको बात करनी चाहिए, और वो बात करेंगे तो फिर बात आगे समझ में आएगी हमें कि भाई उनकी हुकूमत ही कैसे बनी है, क्या बात, कैसे मामला। लेकिन उनका वो सदर बन जाए मुस्लिम लीग नवाज के, वापस बन जाए, वो फैसला उन्होंने करना है, वोट उन्हीं का था, पार्टी भी उन्हीं की थी। अब वो सदर बन जाएंगे, ये बन जाए, भाई ये इशू है। इशू ये है कि अरेंजमेंट कैसे, ये कैसे हुआ है अरेंजमेंट, और ये ढांचा कैसे खड़ा हुआ है, और ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ साहब की इतनी वीक पोजीशन हो गई कि वो उनको कहा जा रहा है जी पहले हुकूमत लें, अच्छा पंजाब में आपको नहीं देंगे, मरकज में आपको लेनी पड़ेगी। ये क्या हुआ है आखिर, को पता है? मतलब देखे ना, उनके कुछ कुछ सेंस की बात होती है ना। तो ये कि ये देखें आगे किस तरह से ये अरेंजमेंट कितने दिन चलता है, कैसे चलता है। तो बात ये है कि ये तो एक अजीब सा मामला है, लेकिन ये है कि सिस्टम बहरहाल नहीं चल रहा, अरेंजमेंट। और शहबाज शरीफ साहब के सर पर डला हुआ सारा मामला, और उन्होंने भी ले लिया खुशी खुशी, और ओन कोई भी नहीं कर रहा इसको कोई इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा कि भाई आपको बताएं कि भी ये हो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो जो तरक्याती मंसूबे फलाना ढिमाक, वो IMF कुछ कह रही है, यहाँ कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं, इतनी तरक्की, नमू की तरक्की इतनी होगी तो फलां होगा, तो होगा। तो देखिए आने वाले दिनों में हमारी दुआ है कि अल्लाह खैर करे। मुल्क के हालात सिक्योरिटी के हवाले से, मईशत के हवाले से, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, उस तरफ से तवज्जो बहुत ज़्यादा हट के इधर मरकूज़ हो गई है इस अरेंजमेंट को बचाने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो रियासत को देखना पड़ेगा इन सारे मामलात को। और एक पायदार हुकूमत होती है ना, तगड़ी हुकूमत, तगड़े लोग, मिनिस्टर्स आपके वो बात कर रहे हैं, वो ये सफ़ीर से मुलाकात हो भाई, इसका अपनी दफ्तर का दौरा और दूसरे दफ्तर का दौरा, इस तरह नहीं होता। ठीक है ना, अवाम के अंदर जो है वो बड़े इश्यूज़ हैं, लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे आप, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ देखें ना, ये कराची में वाक़यात पेश आ रहे हैं, रोज़ सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, तो इसको देखिए, देखना होगा सारा। अच्छा, अब खित्ते के अंदर हालात बिगड़ गए हैं, अचानक बहुत ख़राब हो गए हैं पूरे रीजन के हालात, और हम इस वक्त जो है वो मतलब अपने अंदरूनी टर्मोइल में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि वज़ीर ख़ारजा हमारे इसहाक़ डार साहब का तो शोबा ही नहीं है। इस वक्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम आपको सामने लानी चाहिए थी, उनका शोबा ख़जाना है, उनको ख़ारजा मिली हुई, 12 वो जैसे तैसे चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब है कि बस वही बात है कि वो चला रहे हैं ये भी अजीब ही मामला है। तो वो और ख़ारजा अभी तक तो पाकिस्तान ठीक है उस लेवल पे जो बाकी मामलात हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर ये मामलात कंटिन्यू रहते हैं इस तरह से, मुल्क के सिक्योरिटी के क्राइसिस और ये सुसाइडल अटैक्स और ये सोशल अनरेस्ट वगैरह, और ये जो वज़ारत ख़जाना की परफॉर्मेंस रही है अभी तक, तो फिर ये आपके मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। इनको संभालना पहले ही मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा, और आगे जाके प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। हमारा काम है बताते रहना, सुनने एलिट बैठे हैं सुनने वाले हो, तो उनके लिए पैसे का पैसा, बस पैसा 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 उसमें लगे हुए हैं सारे, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो है वो हालात खत्ते के अचानक ख़राब हो गए हैं। ख़राब इस तरह से हुए हैं कि देखें, ये एक तो हुआ ना ईरान वाला वाक़या, अच्छा उसको ज़ाहिर है कि डाउन प्ले किया दोनों ने, सब कुछ किया, एक आर्जी सा सुकून आ गया कि भाई ये ईरान, इसराइल और बाकी खत्ते में सुकून आ गया। लेकिन उसके बाद एक पुरस्रार सी खामोशी अगले तूफ़ान से पहले जन्म ले रही है, और वो जो है वो ये है कि ये कैल्सो की एयरबेस है इराक़ में, और वहाँ पर जो है वो धमाके हुए हैं। अच्छा, अब वो धमाके जो हैं वो
अमेरिकन ने कहा कि हमने नहीं किए, अमेरिकन फौरी तौर पे अपने आप को डिसंगेज कर रहे हैं कि इसमें हम नहीं, इसराइल ने भी कहा है कि हम भी नहीं है। अच्छा फिर कौन है, कैसे है, क्या है? लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इराक, अब मैं बात कर रहा हूँ इराक, सीरिया नहीं, इराक। इराक में ये जो धमाके हैं ये हुए हैं, ये है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, PMF, जिसको हजीरत शाबी भी कहते हैं। ये जो फोर्स है ना, ये बनी थी 2014 में, और इसमें कोई 66-67 तंजीमें हैं, इकट्ठे हो गए थे सारे। और ये इकट्ठी हुई थी पूरी, ये सारी तंजीमें इकट्ठी हुई थी। आयतुल्लाह सिस्तानी ने नजफ से फतवा जारी किया था, और वो फतवा जारी किया था उन्होंने दाइश की जो दहशतगर्दी थी और उनकी जो बर्बरियत थी उसके खिलाफ आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा जारी किया था कि सब इकट्ठे हों। अच्छा, अब जब सब इकट्ठे हुए थे तो उसमें जो है वो क्रिश्चियंस, सुन्नी मसलक, अहले तशी के से जो वाबस्ता हैं तंजीमें, वो क्रिश्चियंस, यजीदी, ये सारे जितने जो तंजीमें थीं वो सारी इसमें जमा हो गई थी आयतुल्लाह सिस्तानी के। अभी भी हैदर उस वक्त, अभी भी हैदर थे वज़ीर आज़म। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने इस पूरी, पहले तो ये तंजीमें हर जगह लड़ी दाइश से, दाइश को जो ख़त्म हुआ इराक से तो इन्होंने ही ख़त्म किया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस पूरी फोर्स को अपनी बाकायदा फ़ौज का हिस्सा बना लिया। कोई 2 लाख 2.5 लाख इसमें लोग इसमें हैं, उन्होंने इराक की फ़ौज का हिस्सा बना लिया, ये बाकायदा फ़ौज का हिस्सा बन गए। लेकिन फिर उसमें ज़ाहिर है कुछ बदर से वाबस्ता हैं, कुछ मुक़्तदा सदर के करीब हैं, कुछ ईरान के करीब हैं, ख़ताब हिज़्बुल्लाह भी इसमें है, तो कुछ ईरान के करीब हैं, कुछ जो है ईरान के करीब नहीं हैं, तो आपस में इख्तलाफात वगैरह होते रहे। लेकिन ये है कि ये एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स वहाँ मौजूद है इराक में। अब जनाब इनके, इसका मतलब ये है कि ये अब किसने की है, क्या की है, अमेरिका ने हम नहीं है, इसराइल ने भी क्लेम नहीं किया, ये वही ब्लास्ट। लेकिन ये मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई अहमियत इसलिए नहीं दे रहा कि और बड़े वाक़यात ऐसे हैं जो आने वाले तूफ़ानों की खबर दे रहे हैं। एक तो ये इतलात आ रही है कि जी जो हमास की क़यादत है वो शायद कतर से मूव हो जाए, कतर छोड़ दे। अच्छा, इस्माइल हानिया तो आए थे ना 2016 में, इस्माइल हानिया तो गज़ा में थे, और इस्माइल हानिया जो हैं वो 2016 में गज़ा से आ गए थे कतर। खालिद मिशाल जो हैं वो थे दमिश्क में। जब खालिद मिशाल से इंटरव्यू भी किया मैंने, तो मैंने दमास्कस में किया था उनसे इंटरव्यू। तो वो जो है वो उस वक्त जब ये सीरिया में ये खाना जंगी शुरू हुई और ये और बहुत सारे मसाइल हुए तो वो वहाँ से कतर शिफ्ट हो गए थे। 2012 में खालिद मिशाल आए, 2016 में इस्माइल हानिया आ गए। और उसके बाद ये हुआ कि इस्माइल हानिया जो हैं वो अच्छा कतर के साथ उनके यानी 2007 में जब हमास जीत गई इलेक्शंस, यानी हमास जीती ना गज़ा में, और जो फतह थी वो जीती मगरबी किनारे में, तो तुर्की और कतर 2 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने हमास की उस फतह को तस्लीम कर लिया। ठीक है, और जो कतर के साबिक अमीर हैं वो पहले अरब हुक्मरान बने जो कि बाकायदा जिन्होंने गज़ा का दौरा किया, और 2012 में उन्होंने गज़ा का दौरा किया साबिक अमीर कतर ने, और उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, और वो इस्माइल हानिया के साथ कतर गए 2012 में। कतर ये तस्वीर जो है तस्वीरें गज़ा की हैं, ये गज़ा की तस्वीरें हैं। उन्होंने गज़ा का दौरा किया और एक मर्सिडीज गाड़ी में अमीर कतर जो हैं वो गज़ा एंटर हुए इजिप्ट से,
और रेड कारपेट और गजा में जनाब फ़लस्तीनी उनके लिए नारे बुलंद कर रहे हैं। इस्माइल हानिया के साथ वो एंटर हुए 2012 में। ये 1999 में शाह हुसैन के बाद कोई पहले अरब हुक्मरान थे जो कि गजा में गए थे और साबिक अमीर कतर थे। तो वहां पर अच्छा, फिर इनकी जो एहलिया थी साबिक अमीर कतर की, उन्होंने कोई 5-6 घंटे गुजारे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तालबात थी और तालब उनके दरमियान। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक वहाँ पे खुशी थी और जनाब एक बहुत ही कि जी हम यहाँ पे जो है ना गज़ा, ये गज़ा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन कब्रिस्तानों की ये आज के जो कब्रिस्तान हैं ये वो हैं उस वक्त इस्माइल हानिया और साबिक अमीर कतर। अच्छा, और गाड़ी में बैठ के गए, इन्होंने गाड़ी में बैठ के क्रॉस किया, वो बड़ी जो मर्सिडीज बेंज लाओ तो ज़बरदस्त गाड़ी आई जनाब, उसमें इस्माइल हानिया भी बैठे हैं, साबिक अमीर कतर 2012। अच्छा, अब ये हुआ तो कतर में फिर ये आ गए, इनकी लीडरशिप भी कतर में आ गई और सारा हो गया और सिलसिला चलता रहा गया। अब ये हुआ कि पिछले दिनों जो मामलात हुए तो हमास की लीडरशिप के अंदर ये खुद उन्होंने, क्योंकि कतर के ऊपर यलगार कर दी नेतन्याहू ने भी। अच्छा, कतर के ताल्लुकात इनसे बड़े ज़बरदस्त हैं, ये इनका अपना फैसला है कि हम कतर के अलावा क्योंकि देखिए अमेरिका की सेंटकॉम है, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हमास के मामलात ऐसे हों कि जी वो कतर की पोजीशन ख़राब हो, ये हो वो सारा। तो इस्माइल हानिया जो हैं वो आज पहुंच गए जनाब तुर्की, और आज उनकी इस्तंबुल में तफसीली मुलाकात हुई रजब तैयब उर्दगन से। अच्छा, रजब तैयब उर्दगन साहब का, इसमें अभी तक तो अमीर कतर है ना, ये वली अहद कतर, तैयब उर्दगन का अगर ये इनकी क़यादत तुर्की चली गई ना तो आप समझें कि ये फिर मसला अमेरिकन क्या ये बाकी मुल्कों के सबके हाथ से निकल जाएगा। रजब तैयब उर्दगन जो हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बड़ा स्टैंड लेने वाली पर्सनैलिटी है। स्टैंड तो यहाँ पर भी लिया, लेकिन तैयब उर्दगन जो है वो उनकी कुछ बात और है। एक ओमान है मुल्क, ओमान में भी ये ओमान भी कह रहा है हमारे पास आ जाएं, और लेकिन तुर्की शायद ज़्यादा आ जाए। तो ये मुलाकात जो हुई है बिल्कुल 1-on-1 हुई है और इसमें इन्होंने कोई बात भी नहीं की तैयब उर्दगन साहब ने, और कोई इन्होंने कहा कि जो भी एजेंडा था वो पूछा मीडिया के लोग, उन्होंने कहा एजेंडा हमारे दो लोगों के दरमियान है, कोई पब्लिक में एजेंडा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये कि हमास की क़यादत शिफ्ट हो सकती है कतर से। कतर से शिफ्ट होने का मतलब है कि मुज़ाकरात का डेडलॉक, अब नाक भी रगड़ेंगे नेतन्याहू हुआ बाकी आगे पीछे अमेरिकन। आपका ख्याल से कि वो तैयब उर्दगन को फ़ोन करके कहेंगे कि ऐसा कर रहे हैं और फिर वो